हेलो कंपटीटर्स। तो आज है हमारा 7 जनवरी 2025 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में देखेंगे कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो आपका स्वागत है वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी एकेडमी पे, वैब्स एकेडमी पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वैब्स एकेडमी 24। तो आज का पहला मुद्दा देखते हैं हम लोग क्या है, क्या बोल रहा है आज का पहला मुद्दा बोल रहा है कि रीथिंकिंग इंडियाज स्किलिंग आउटकम्स। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि पिछले एक दशक में जो है ना, न्यूज क्या है कि पिछले एक दशक में भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा स्किलिंग इकोसिस्टम बनाया, मतलब ठीक है, एक कौशल्य का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है, निर्माण किया है। लेकिन क्या है इसमें, किसके तहत कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो 2015 में स्टार्ट किया गया था, उसके तहत ही ये लगभग कितना 1.40 करोड़ यूथ जो है, जिनको क्या किया गया, प्रशिक्षित एवं प्रमाणित किया गया। ओके, इसके बावजूद भी क्या है कि स्किलिंग युवाओं की फर्स्ट चॉइस करियर पाथवे नहीं बन पाया। जो भी वो स्किलिंग मतलब लिए युवा, जो भी कौशल युवा हैं, उनका फर्स्ट चॉइस करियर पाथवे नहीं बन पाया है। क्यों? प्रशिक्षण और प्रमाण तो हुआ, लेकिन क्या हुआ कि रोजगार एवं आय में अपेक्षित सुधार हुआ। मतलब जितना अपेक्षा किया गया था, वो उस उतना मतलब रोजगार उत्पन्न नहीं हो पाया और ना इनकी इनकम में सुधार आया। अब यहाँ पे इसके पीछे क्या है, तो इसके पीछे जो डाटा दिया गया है, मतलब मेन पॉइंट क्या है, प्रमुख मतलब फैक्ट क्या है, मतलब मेन फैक्ट जो है हम लोग देखते हैं। जो ये पीरियोडिक लेबर फोर्स जो सर्वे है ना, उन्होंने क्या कहा है कि वोकेशनल ट्रेनिंग से वेतन वृद्धि, जो वेज गेन्स होता है, सीमित और असंगत हो गया है। ओके, और क्या है, विशेषकर जो इनफॉर्मल, जो मैं आपको कल भी बताया था कि हमारे अनौपचारिक जो संगठन है, अनौपचारिक संगठन की संख्या मतलब यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जानते हैं आपका स्किल मैटर, स्किल का कोई वैल्यू नहीं रहता। इसमें क्या रहता है कि आपका भारत में क्या आप कितना दे रहे हैं, ठीक है? आप कितना काम कर रहे हैं। इन्फॉर्मल सेक्टर में जो है, ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि आपका स्किल का वैल्यू नहीं है, ठीक है? भारत में केवल 4.1 वर्कफ़ोर्स जो है, को फॉर्मल मतलब वोकेशनली जो ट्रेनिंग दिया गया है, वो सिर्फ़ क्या दिया है, फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग दिया, प्रदान किया गया। 10 साल पहले क्या था, ये 2% था। अब देखिए क्या है कि आपका कंपैरिज़न किया गया है, आपका ओईसीडी जो देश है ना, इसमें लगभग लगता है मतलब अनुमानित है, अभी कंफर्म मैं नहीं बता, लेकिन 38 देश इनके सदस्य हैं, जो भी ओईसीडी का। मैं आपको लास्ट में मैं ये पैराग्राफ में मैं आपको ओईसीडी के बारे में भी मैं बताऊंगा। ओके, तो इसमें क्या है, देशों में क्या है कि औसतन जो है ना, एवरेज जो है आपका 44% जो स्टूडेंट्स हैं, वोकेशनल एजुकेशन में हैं, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया और फ़िनलैंड आदि में 70% तक है। सोचिए वोकेशनल कोर्स में कितने हैं आपका, औसतन मतलब 44% यहाँ ये है। लेकिन इंडिया में क्या है आपका 2% है। अभी तक क्या है कि आपका 4.1% ही वर्कफोर्स फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा कि इंडिया में अभी तक जो वर्कफोर्स है, जो हमारा 4.41% ही है, क्या है आपका फॉर्मल जो वोकेशनल कोर्स होता है ना, वोकेशनल एजुकेशन यानी वोकेशनल ट्रेनिंग, वो 4.1% है। और कहाँ दुनिया में जो देखिए कि औसतन जो है ओईसीडी का देशों में लगभग 44% है। ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड का तो बात ही अलग है कि मतलब यहाँ पे 70% तक पहुँच गया है। तो ये हमारा क्या दर्शा रहा है कि ये इसके पीछे क्या रीज़न है, जो हमारा कि आय और रोज़गार नहीं उत्पन्न हुआ है, उसका कारण भी ये बताता जा रहा है, ठीक है? अगला चलते हैं कि क्या बता रहा है। देखिए, न्यूज़ में कहा गया है पेपर में कि स्किलिंग जो एस्पिरेशनल जो होता है, क्यों नहीं बन पाया इसके कौशल, जो शिक्षा क्या है इसके पीछे कारण, वो मैं पढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ कि शिक्षा प्रणाली से अलग-थलग है, ठीक है? डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एजुकेशन। क्या है कि जो जीईआर जो है, उसका बोल रहा है कि आपका 28% है, जबकि एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, 2020 का लक्ष्य क्या है हमारा, 50% तक है। और मतलब ये कितने तक है, 2035 तक हमारा लक्ष्य है। और अभी हमारा जो रिपोर्ट बता रहा है, वो कितना है आपका 28% है। यह लक्ष्य केवल ट्रेडिशनल है, डिग्री से संभव नहीं हो सकता है, ठीक है? बोल रहा है क्या कि ये जो है ना आपका
टारगेट वो पारंपरिक जो डिग्री आप जो ले रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन का कोई भी आप डिग्री ले रहे हैं या इंटर जो भी कर रहे हैं ना, उससे नहीं कम से इसमें क्या है कि वोकेशनल कोर्स पे ज़्यादा जब वैश्विक परिदृश्य में आपका वोकेशनल कोर्स पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो भारत को भी क्या है, वोकेशनल कोर्स को ही आपका ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो लक्ष्य है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 2020 का कि 50% तक मतलब ये आपका शिक्षा प्रणाली जो वोकेशनल कोर्स हो 50% तक रहे 2035 तक। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारे जो परंपरागत जो डिग्री है ना, उससे हट के काम करना चाहिए। ओके? स्किलिंग को हायर एजुकेशन पाथवे से जोड़ने की आवश्यकता है। ठीक है? भारत में क्या है ना, भारत में देखिए, भारत में क्या है आपका डिग्री तो है, ठीक है? लेकिन जॉब जो है, जॉब पर्स जैसे डिग्री कोई भी लिया जा रहा है ना, डिग्री क्या लिया जा रहा है? मतलब मान लिया जाए कि कोई भी डिग्री ले रहा है, वो क्या है, इसका जो पूर्वाग्रह मतलब परसेप्शन जो है ना पूर्वाग्रह कि जॉब लेना है, ठीक है? क्या? डिग्री ले लिया, जॉब लेनी है, ठीक है? स्किल जो है लास्ट ऑप्शन है। ये क्या है? रियलिटी जो है आपका देखिए यहाँ पे क्या रहा है, परसेप्शन तो जॉब लेने का है, लेकिन जो स्किल है, वो हमारा क्या रहता है कौशल जो है आपका, वो क्या है हमारे पास अंतिम विकल्प रहता है, ठीक है? इसको अंतिम विकल्प मान के रखते हैं। दूसरा क्या है हमारा कि ग्रेजुएट स्किलिंग का भी अभाव है। फर्स्ट क्या था हमारा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या था, शिक्षा प्रणाली से तो अलग-थलग है, ठीक है? लेकिन दूसरा क्या है, उसी में क्या कहा गया कि भारत में जो क्या है आपका परसेप्शन कि डिग्री लेना है और जॉब करना है, ठीक है? डिग्री मिल गया, जॉब हो गया। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन इन लोग मानते हैं क्या भारत में कि आपका स्किल लास्ट ऑप्शन को रखते हैं। इसको हमें क्या रखना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन जो रखना चाहिए हमें स्किल। जब तक आपका स्किल नहीं बेटर होगा, आपको जॉब कहाँ से प्रोवाइड होगा? सेकंड है ग्रेजुएट स्किलिंग का अभाव है। क्या है स्नातक जो कौशल का अभाव है क्या है कि इंडिया स्किल जो रिपोर्ट है 2025 ये क्या बता रहा है आपका? देखिए फैक्ट से चलिएगा तो आपका जो डाटा है ये आपको कहीं भी आप डिकोड कर सकते हैं। आप इंटरव्यू में हो या आपका पेपर में हो मतलब मेंस का हो या आप कहीं भी अपना बात रखने के लिए आपको फैक्ट की ज़रूरत पड़ता है। आप तैयारी उम, ऐसे चीज़ों का कर रहे हैं जो बिना फैक्ट के बात पे मतलब आप नहीं कर सकते हैं। हवा में तो उड़ नहीं सकते हैं आप, हवा में कुछ भी उड़ा सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है अब। अब इतना जो भी हैं नए जो अभी से तैयारी शुरू करना शुरू किए हैं, तो वो समझ जाइए कि आपको बिना फैक्ट की बात आपको नहीं करना चाहिए और जहाँ पे ज़रूरत हो ना, वो वहीं मतलब बोले आप और जितना ज़रूरत हो उतना ही बोले, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट जो हमारा है 2025 क्या कह रहा है कि ग्रेजुएट द्वारा पोस्ट डिग्री स्किलिंग जो है मेन स्ट्रीम नहीं है। क्या बोल रहा है कि ग्रेजुएट में ना है कि पोस्ट डिग्री जो है स्किलिंग मेन स्ट्रीम में नहीं है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग और री स्किलिंग की संस्कृति यहाँ पे कमजोर है। ऐसा नहीं है एक बार आपका हो गया ग्रेजुएट तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का नहीं है और ना री स्किलिंग का भी है कि दोबारा से भी हम इस चीज़ में जो है हमारा कौशल जो है उसको हम विकास कर पाएँ या उसे ले पाएँ। अगला क्या है हमारा, क्या बोल रहा है ये इंडस्ट्री की भूमिका क्या है, दिखाता है कि सबसे बड़ा लाभार्थी जो है फिर भी क्या है निष्क्रिय है। इंडस्ट्री जो है सबसे बड़ा लाभार्थी है, मतलब ये लाभ कमा रहा है इंडस्ट्री लेकिन फिर भी ये आपका एक्टिव नहीं है, निष्क्रिय है, ठीक है? उद्योग को नुकसान हो रहा है। एट्रिटेशन रेट जो है 3 से आपका 30 से 40% है। लॉन्ग ऑनबोर्डिंग साइकिल जो प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही है। फिर भी क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयर्स पब्लिक स्किल सर्टिफिकेट को हायरिंग बेंचमार्क में नहीं मानते हैं। अगर एम्प्लॉयर जो होता है पब्लिक स्किल सर्टिफिकेट्स को जो करता है बेंचमार्क नहीं मान रहा है, ठीक है? भरोसा क्या है आपका इंटरनल ट्रेनिंग भारत भरोसा क्या है इंटरनल ट्रेनिंग है, रेफरल्स है, प्राइवेट प्लेटफ़ॉर्म्स है, ये सब क्या है आपका भरोसा है, ठीक है? और फिर एनएपीएस जो है अप्रेंटिसशिप जो है आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप जो आपको इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। ये क्या है अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट देता है। इसमें क्या है आपका कि सुधार दिखता है, लेकिन क्या है कि आपका लार्ज कंपनी जो है ना, बड़े कंपनी में इसका अनइवन पार्टिसिपेशन है, मतलब भागीदारी नहीं है, ठीक है? समस्या क्या है? इंडस्ट्री को-डिज़ाइनर नहीं है, केवल ये कंज्यूमर बनी है, माने उपभोग बन गया है, आपका डिज़ाइनर नहीं बना है, ओके? तो यही आपको समझाना था। आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी कुछ दिया गया है।
अभी जो बात कर रहा है कि सेक्टर स्किल जो है, ये नेक्स्ट आ गया आपका कि सेक्टर स्किल जो काउंसिल्स है कि विफलता क्यों है? सबसे गंभीर संरचनात्मक इसका दोष है क्या? जो एसएससी जो का मतलब एसएससी यही सेक्टर स्किल काउंसिल का उद्देश्य क्या था कि इंडस्ट्री डिमांड पहचानना, ठीक है? करिकुलम प्लस स्टैंडर्ड्स मानक, ठीक है? सर्टिफिकेशन देना, आपका एम्प्लॉयबिलिटी करना। अब लेकिन वास्तविकता जो इसका है, उद्देश्य अपना ये क्या है कि वास्तविकता इसका जब जानिएगा कि फ्रेगमेंटेड सिस्टम है। जैसे ट्रेनिंग कोई और, ठीक है? ट्रेनिंग कोई और कर रहा है, ठीक है? असेसमेंट कोई और कर रहा है और सर्टिफिकेशन कोई एसएससी दे रहा है, ठीक है? तो ये क्या है आपका, और इसमें प्लेसमेंट भी क्या है कि अनिश्चित है। प्लेसमेंट का कोई निश्चित नहीं है और यहाँ पे कोई उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी नहीं बनता है इन लोगों का, ठीक है? तो ये बता रहा है परिणाम क्या हुआ इसका, जैसे ये एसएससी सर्टिफिकेट का कि सर्टिफिकेट का आपका सिग्नलिंग वैल्यू हो गया आपका। एम्प्लॉयर्स डिग्री एक्सपीरियंस को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है? क्योंकि डिग्री और एक्सपीरियंस मतलब अनुभव को ही प्राथमिकता देते हैं। तुलना क्या हो गया, एडब्ल्यूएस जो हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया सर्टिफिकेशन, ये सब क्रेडिबिलिटी दांव पर है, ठीक है? इनका ग्रेडेड असेसमेंट है, डायरेक्ट डायरेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी लिंकेज है, ठीक है? तो ये सब क्या बनाता है आपका, और एसएससी का स्टैंडर्ड्स जो बनाते हैं लेकिन आउटकम ऑन नहीं कर पाते हैं। ये सब क्या है, आउटकम्स जो होना चाहिए वो मतलब ऑन नहीं हो पा रहा है, ठीक है? आगे की राह हम लोग क्या दे सकते हैं, देखिए स्किलिंग को डिग्री में इम्बेड करने की आवश्यकता है और मल्टी एंट्री जैसे मल्टी एग्जिट, ठीक है? आपका क्रेडिट बेस्ड स्किल मॉडल्स अपनाना चाहिए। इंडस्ट्री को ऑनर बनाना चाहिए, जैसे करिकुलम डिजाइन हो, असेसमेंट स्टैंडर्ड्स हो, आपका हायरिंग लिंकेज हो, तो ये सब भी करने की आवश्यकता है। और ये जो अप्रेंटिस का विस्तार होना चाहिए, जैसे एनएपीएस का स्केल अप होना चाहिए, ठीक है? वर्क प्लेस बेस्ड आपका लर्निंग को भी लाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो स्किल जो था ना एसएससी जो है उसको जवाबदेह बनाने की ज़रूरत है। तब तो प्लेसमेंट लिंक परफॉर्मेंस उसका होगा, ठीक है? सर्टिफिकेशन की इकोनॉमी वैल्यू भी तय करने की आवश्यकता है। पाँचवा में क्या है कि आईटीआई जो मॉडर्नाइजेशन है, उसको भी आईटीआई को मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे पीएम सेतु जैसी योजना से इसको जोड़ना पड़ेगा। इंडस्ट्री वर्कशॉप इंडस्ट्री जो ओनरशिप के साथ इसको एग्जीक्यूशन करने की आवश्यकता है। अब हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग पीएम जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं कि क्या था? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ना, भारत सरकार की प्रमुख एक है, स्किल सर्टिफिकेशन देता है, ठीक है? क्या करता है आपका कौशल प्रमाण पत्र जारी करता है, ठीक है? इसमें क्या है कि 2015 में ये स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसका जो क्रियान्वयन है, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से किया जाता है, तो ये याद रखिएगा, ये आपके लिए ये एक सेंटेंस और ये दूसरा सेंटेंस दोनों को याद करना है, जो 2015 में शुरू हुआ। ये क्या करता है, स्किल सर्टिफिकेशन योजना है ये, और इसका क्रियान्वयन जो करता है एनएसडीसी करता है, नेशनल आपका स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य जो है आपका ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कि युवाओं को जॉब रिलेवेंट मतलब स्किल देना, ठीक है? स्टैंडर्डाइज्ड आपका ट्रेनिंग करवाना, सर्टिफिकेशन करना, एम्प्लॉयबिलिटी जो है और प्रोडक्टिविटी जो है प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ाना है। इनफॉर्मल सेक्टर के श्रमिकों को रिकॉग्नाइजेशन और ऑफ प्रायर लर्निंग है, आरपीएल करवाना है। प्रमुख विशेषताएँ क्या है इसका, की फीचर क्या है? आपका शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेनिंग देता है, या इंडस्ट्री अलाइन जॉब रोल इसकी है, ठीक है? रिकॉग्निशन ऑफ आपका प्रायर जो लर्निंग है उसको ये चलाता है। पहले से काम कर रहे हैं श्रमिकों को कौशल को प्रमाणित भी ये क्या करता है, सर्टिफिकेशन भी करता है, ठीक है? आउटकम बेस्ड फंडिंग करता है, ट्रेनिंग होता है, असेसमेंट होता है, सर्टिफिकेशन करता है, फ्री ट्रेनिंग फॉर कैंडिडेट को देता है, मतलब फ्री ट्रेनिंग देता है, सेक्टर स्किल काउंसिल के माध्यम से मानक भी ये निर्धारित करता है।
अभी तक ये उपलब्धि क्या मतलब ये किया है आपका, तो ये भी हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं। उपलब्धियाँ हासिल क्या-क्या है, 2015 से 2020 के बीच एक 1.40 करोड़ उम्मीदवार को प्रशिक्षित एवं प्रमाणित किया है और स्किलिंग इकोसिस्टम का विस्तार किया है। और आईटीआईज़ जो प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर्स की भागीदारी भी इसमें बढ़ा है। लेकिन यही है कि सिर्फ़ ये सर्टिफ़िकेट तो मिला है, लेकिन रोज़गार और आय में वृद्धि नहीं हुआ है, ये आप याद रखिएगा। इसका एमसीक्यू रखा गया है, तो आप लोग देखिए कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल मानक जो स्किल स्टैंडर्ड्स है, इसको विकसित करने की जिम्मेदार किसके पास है? तो आप लोग अभी पढ़े थे, आपका सेक्टर स्किल काउंसिल एसएससी, ठीक है, एसएससी, ओके, सेक्टर स्किल काउंसिल। ये नहीं पढ़े, एसएससी जो है आपका क्या है, स्टैंडर्ड मानक विकसित करता है। आगे बढ़ते हम लोग, इसमें एक मेंस का भी क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बावजूद भारत में स्किलिंग युवाओं की पहली पसंद क्यों नहीं बन पा रही है? समस्याओं का विश्लेषण करते हुए सुधार का उपाय सुझाएं। क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बावजूद भी भारत में स्किलिंग युवाओं की पहली पसंद क्यों नहीं बन पा रही है? अगर स्किलिंग नहीं है, तो इसी कारण क्या है, हमारे देश में बहुत सारे बेरोज़गारी है, क्योंकि आपको ये डाटा आँकड़ा बता रहा है आपको, और कंपैरिज़न भी कर रहा है आपके बाहरी देशों से, ठीक है? आपका जो मैं बताने वाला था कि ओईसीडी का क्या है, वो मैं बता रहा हूँ। ओईसीडी एक क्या है ना, आपका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइज़ेशन है, ठीक है? एक अंतर सरकारी संगठन है, जो आर्थिक विकास, सुशासन, नीति समन्वय और जीवन स्तर सुधार के लिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। स्थापना इसका कब हुआ था? 1961 में। और मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में। और सदस्य देश कितने? देखिए 38 ही हैं। मुख्यतः इसमें क्या है ना, डेवलप्ड कंट्री है। तो आप डेवलप्ड कंट्री बनने का हम लोग का एक लक्ष्य है, और तो उसको पूर्ति करने के लिए क्या है कि जो वो वोकेशनल कोर्सों पे ज़्यादातर आपका फ़ोकस है उन लोग का, देशों का, तो हमें भी क्या करना चाहिए कि स्किल और आपका वोकेशनल कोर्स पे फ़ोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि हमारे देश में भी युवाओं को रोज़गार और आय में वृद्धि आए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि आपका एनपीएएस एनएपीएस का जो मैं बताने वाला था, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है ये, भारत सरकार की एक योजना है, और जिसका क्या उद्देश्य क्या है कि वर्क प्लेस बेस्ड स्किलिंग के माध्यम से युवाओं को अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण देना है, ट्रेनिंग देना है। शुरुआत कब हुआ था इसका? 2016 में हुआ था। नोडल जो इसका मिनिस्ट्री है, जो ये आप याद रखिएगा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, एमएसडीई, ठीक है। और इसका जो क्रियान्वयन करता है, एनएसडीएससी करता है आपको, ठीक है। और रेड एड के माध्यम से होता है। कानूनी आधार क्या है? अप्रेंटिसेस जो एक्ट है 1961 के, उसको ये कानूनी आधार प्रदान करता है इसको, ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्योग में ऑन द जॉब ट्रेनिंग को बढ़ावा देना, युवाओं को जॉब रेडनेस और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना, ओके। ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट गैप को कम करना, स्किलिंग को कार्यस्थल से जोड़ने के इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, अगला मुद्दा पे हम लोग पढ़ते हैं। तो आप ये भी फीडबैक ज़रूर देते जाइए आप लोग कि कैसा लग रहा है, आप लोग को किस तरीके से और चाहिए, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग फीडबैक ज़रूर देते रहिए, और हमारा वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजीज चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जो भी देखते हैं, जो नहीं सब्सक्राइब किए हुए हैं, और बाकी लोगों से इनको भी जोड़िए। आप एक छोटा-सा लक्ष्य है यार कि मतलब 1 के हमारा सब्सक्राइबर हो जाए, और फिर बहुत जल्द ही आप लोग के लिए हम लोग मतलब फेस टू फेस आप लोग के लिए लाने वाले हैं। वो हम लोग सेटअप कर रहे हैं अभी। तो प्लीज़ आप लोगों को जोड़िए, और आपका एक और टीचर अभी जुड़ी हैं, मैम हैं वो भी जेपीएससी का अभी प्रॉपर करवा रही हैं अभी पीवाईक्यू, तो उनके भी क्लास आप देख सकते हैं। आपका सुबह में ही आज क्लास आया है, तो आप देख सकते हैं जाकर, और बढ़ावा दीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए भी कुछ अलग कर पाऊँ। और बहुत जल्द ही हम लोग एक इंस्टीट्यूट मतलब ऑनलाइन जो आपका फेस टू फेस जो होगा, वो मैं आपके सामने आऊँगा, ठीक है? बहुत जल्द ही आऊँगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले मुद्दे पे। व्हाट आर बायोमेटेरियल्स एंड हाउ डू दे वर्क, ठीक है। वो बायोमेटेरियल्स क्या है और कैसे ये वर्क करता है, ठीक है।
क्या है कि आज मतलब ये चर्चा में क्यों है कि मतलब बता रहा है कि जैसे-जैसे देश में प्लास्टिक, टेक्सटाइल और कंज्यूमर जो प्रोडक्ट है ना, उसके निर्माण में क्या है कि स्वच्छ और लो कार्बन प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है, ठीक है? क्या है, बायोमटेरियल आने वाले समय में क्या हो जाएगा, मटेरियल इंजीनियरिंग का नया फ्रंटियर बन के उभरेगा। तो यही है कि नया फ्रंटियर बन के उभरने के कारण ही ये मतलब क्या है कि ऐसा मतलब ये चर्चा में आया है। तो पहले तो हम लोग जानेंगे कि ये बायोमटेरियल्स है क्या? ओके, तो बायोमटेरियल्स क्या है आपका? तो बायोमटेरियल्स वो पदार्थ हैं जो पूरी तरह या आंशिक रूप से जैविक स्रोतों मतलब प्लांट्स, बायोमास, माइक्रो से प्राप्त होते हैं, ठीक है? और जिन्हें जैविक प्रक्रियाओं प्रक्रियाओं जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से एनर्जी इंजीनियर्ड किया गया हो, ठीक है? और जो परंपरागत फॉसिल फ्यूल वेस्ट जो होता है मटेरियल के स्थान पर या उनके साथ इंटरेक्ट करके अंतर संबंध करके आपको के लिए डिजाइन किया गया होगा, इसी को कहा जाता है बायोमटेरियल, ठीक है? आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक। और ज़्यादा समझने के लिए हम जब आपके लिए मतलब ये बहुत काफ़ी है आपके लिए, लेकिन इन्वायरमेंट जब क्लास करोगे ना तो ज़्यादा ये समझ में आएगा। तो वो भी मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। उपयोग के क्षेत्र के यहाँ का कहाँ-कहाँ इसका उपयोग होता है, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे मतलब एग्ज़ामों में उपयोग पूछा जा रहा है, यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम में भी पूछा जा रहा है, आपका पीसीएस में भी बहुत जगह उपयोग ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है? तो इस पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पैकेजिंग में किया जाता है, टेक्सटाइल में किया जाता है, कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, हेल्थ केयर में किया जाता है। ओके, तो ये आप उपयोग इसका यूजेस जानिएगा, ठीक है? और इसका बायोमटेरियल्स के प्रकार होते हैं। तो क्या होता है, पहला जो होता है कि ड्रॉप इन बायोमटेरियल्स क्या है, रासायनिक रूप से पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल जैसे ही मतलब मौजूदा जैसे ही मतलब क्या है, रासायनिक रूप से पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल में होता है और मौजूदा जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में सीधे उपयोग योग्य होता है। जैसे उदाहरण के लिए बायोपेट, ठीक है? जो बायोपेट अभी है ना, वो इसका उदाहरण है, ठीक है? ड्रॉप इन बायोमटेरियल, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है हमारा, क्या है सेकंड जो प्रकार है इसका, ड्रॉप आउट। एक ड्रॉप इन होता है, एक ड्रॉप आउट बायोमटेरियल जैसे रासायनिक रूप से अलग हो जाना, वो तो रसायन में ही था। और ये क्या है कि नया प्रोसेसिंग है जो एंड ऑफ लाइफ सिस्टम की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए पॉली जो लैक्टिक एसिड है, पॉलीलैक्टिक एसिड, ये किसका है उदाहरण है, ड्रॉप आउट, ठीक है? बाहर निकाल दिया जाता है रासायनिक रूप से अलग करके जो निकाला जाता है। अगला क्या है हमारा, नोबल बायोमटेरियल है, ठीक है? नोबल बायोमटेरियल है। ये क्या करता है कि परंपरागत मटेरियल में नई ना पाई जाने वाली नई विशेषताएं हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या, सेल्फ हीलिंग मटेरियल, ठीक है? बायो एक्टिव इम्प्लांट्स, ठीक है? एडवांस कंपोजिट्स, इस सब में क्या है कि ये नहीं पाया जाता है, ठीक है? अब भारत को ये बायोमटेरियल की आवश्यकता क्यों पड़ी है, ये हम लोग देखते हैं। जैसे देखते हैं ना कि पहला क्या है, फॉसिल वेस्ट जो इम्पोर्ट्स पर निर्भरता को घटाने के लिए क्या है हमारे पास कि जो हम लोग जीवाश्म के आधारित जो आयात करते हैं, उसको क्या है, उसका वो निर्भरता को घटाने के लिए जैसे प्लास्टिक करते हैं, केमिकल मटेरियल्स के लिए आयात पर भारी निर्भरता हम लोग रखते हैं बाहर से, ठीक है? तो इंडिजीनियस बायोमटेरियल्स की ज़रूरत है जो क्या हाँ कहाँ ले जाएगा, हमारा आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाएगा, ठीक है? तो इसलिए आवश्यकता है पहला। और सेकंड हमारा क्या है कि पर्यावरणीय स्थिरता, ठीक है? क्या है कि लो कार्बन और सर्कुलर प्रोडक्ट्स, ये क्या है कि आपका इससे आएगा, ठीक है? सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो जाएगा, क्लाइमेट एक्शन गोल को हम अचीव कर पाएंगे, ओके? कृषि और किसान को लाभ क्या होगा, जैसे शुगर केन हो गया, मेज हो गया, एग्रीकल्चर मतलब वेस्ट हो गया आपका, जैसे जो है फीड स्टॉक जो है आपके क्या है, फार्मर्स के लिए फूड मार्केट से भी परे नए इनकम स्ट्रीम भी बन सकता है, इसका यूज होगा, ठीक है? तो ये क्या होगा, मतलब इसका जो शुगर केन और मेज ये सब का जो है ना कचरा, उसको यूज़ किया जाएगा, ओके? और इससे क्या होगा कि फार्मर के लिए फूड मार्केट से भी एक मतलब आगे बढ़ के मतलब एक इनकम का स्ट्रीम बनेगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है? ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग कि फोर्थ में क्या है हमारा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा, जैसे ग्लोबल रेगुलेशन है और कंज्यूमर प्रेफरेंस ग्रीन प्रोडक्ट्स की ओर जा रहा है, ठीक है? क्या है कि ग्लोबल जो आपका नियमता है और जो उपभोक्ता है वो किसके तरफ प्रेफर कर रहा है, उसका पसंद जो है ग्रीन प्रोडक्ट की ओर जा रहा है, ठीक है? तो ये क्या है
कि इससे भी हम लोग को बायोमटेरियल्स लड़ने में सहायता प्रदान करेगा और एक्सपोर्ट्स को प्रतिस्पर्धी बनाएगा। ओके, तो ये हमारे लिए आवश्यकता है। आज भारत कहाँ खड़ा है ये भी हम लोग देख सकते हैं। वर्तमान में भारत का स्टेटस क्या है एक बायोमटेरियल्स के। भारत में स्थिति है ना कि बायोप्लास्टिक मार्केट 2024 में लगभग का कितना है, $500 मिलियन का है। ठीक है, दशक भर में क्या है, तेज वृद्धि की संभावना भी झलकता है। ठीक है, प्रमुख पहल और उदाहरण क्या है कि बलरामपुर चीनी मिल्स जो है उधर उत्तर प्रदेश में बड़ा ये आपका पीएलए प्लांट है। ठीक है, और फूल डॉट को है जो मंदिरों को फूल के कचरे से बायोमटेरियल्स बनाता है। ठीक है, प्राज इंडस्ट्री है जो डिमोनेस्ट्रेशन लेवल बायोप्लास्टिक प्लांट समस्या इसका है। ओके, आपका ये क्या है, आपका एग्रीकल्चर बेस मजबूत होगा, लेकिन कई क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के लिए फॉरेन डिपेंडेंसी को भी ये है। प्रमुख चुनौतियां क्या है, आपका चैलेंज क्या है, फीड स्टॉक बनाम फूड आपका कंपटीशन हो जाएगा फिर। ठीक है, बायोमटेरियल्स डिमांड बढ़ने पर खाद्य सुरक्षा पर दबाव बढ़ेगा, ये तो जाहिर सी बात है। इन्वायरमेंटल जो देखिए कैसे बढ़ेगा, जिससे इसका मतलब बायोमटेरियल्स निकलता है उसी पे ज़्यादा लोग उसी को उस फसल को ज़्यादा ही उत्पादन किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि और फसलों की जो आवश्यकता होती है फूड चेन में वो उसकी कमी हो जाएगी। तो यही कह रहा है कि बायोमटेरियल्स डिमांड बढ़ने से क्या होगा कि फूड सिक्योरिटी पर दबाव ज़्यादा बढ़ेगा और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी बढ़ेगा। ठीक है, ज़्यादा उगाने के लिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र ये वो करके यूज़ करना ही पड़ेगा, वाटर स्ट्रेस भी बढ़ेगा, आपका सॉइल डिग्रेडेशन भी होगा, एग्रेसिव फार्मिंग होगा। ठीक है, आपका वीक वेस्ट मैनेजमेंट एंड कंपोजिट सिस्टम भी है यहाँ है, एंड ऑफ लाइफ बेनिफिट्स कम हो सकते हैं। तो ये हमारे चुनौतियाँ हैं। पॉलिसी फॉर्मेट आपका फ्रेगमेंटेशन है, आपका एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट एंड इंडस्ट्री के बीच समन्वय की कमी भी है, ग्लोबल रेस भी है ज़्यादा, तेज़ी से कदम ना उठाने पर इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जो बनी रह सकती है। तो ये हमारा क्या था आपका इसकी चुनौतियाँ था। तो आगे की राह जो हम लोग दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, वो आप जानिएगा कि वे फॉरवर्ड क्या देंगे कि बायो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को डेवलप करने का ज़रूरत है, जिससे क्या होगा कि फर्मेंटेशन और पॉलीमराइज़ेशन कैपेसिटी का विस्तार होगा और शेयर्ड फैसिलिटीज़ और पायलट प्लांट्स की भी आवश्यकता है। ठीक है, फीड स्टॉक प्रोडक्टिविटी का क्या करना पड़ेगा कि शुगर केन मेज एग्री रेसिड्यूज में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होगा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करना पड़ेगा। ओके, और थर्ड क्या है, आर-एन-डी स्टैंडर्ड भी आपका बनाना पड़ेगा। आर-एन-डी में ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आपको बनाना पड़ेगा। ड्रॉप इन और नोबल बायोमटेरियल्स दोनों में निवेश करने की ज़रूरत है। क्वालिटी और परफॉर्मेंस मतलब गुणवत्ता और आपका परफॉर्मेंस बेस्ड स्टैंडर्ड की भी ज़रूरत है। यहाँ पे फोर्थ हमारा क्या कह रहा है, रेगुलेटरी क्लियरिटी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर आपका डेफिनेशन होना चाहिए, लेवलिंग आपका नॉर्म्स होना चाहिए, एंड ऑफ लाइफ पाथवे, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, कंपोजिट, ये सब की भी ज़रूरी है। गवर्नमेंट सपोर्ट की भी ज़रूरत है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट आपका लाना पड़ेगा, टाइम बॉन्ड इंसेंटिव आपको देना पड़ेगा, ईयरली स्टेज इन्वेस्टमेंट है आपको डे रिस्क करना पड़ेगा। ओके, तो ये गवर्नमेंट का भी यहाँ पे मतलब क्या है आपको भूमिका यहाँ पे निभाना पड़ेगा। ओके, हमारा जो क्वेश्चन है कि बायोमटेरियल्स क्या है, तो भारत के लिए इनके महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, और साथ ही क्या कीजिए कि भारत में बायोमटेरियल्स उद्योग के विकास से जुड़ी चुनौतियों और आगे की राह का विश्लेषण कीजिए। तो ये आप लिख सकते हैं 250 शब्द में, और हमारे वेब्स अकेडमी 24 पर आप जाके सबमिट कीजिए और वो वहाँ पे आपका आंसर आपका चेक होगा। ठीक है, और आपको फीडबैक दिया जाएगा। बायोमटेरियल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, तो ये हमारा एमसीक्यू है। ठीक है, तो पहला क्या हमारा बोल रहा है कि बायोमटेरियल्स केवल चिकित्सा क्षेत्र में प्रयुक्त होता है, तो ऐसा नहीं है, केवल चिकित्सा में नहीं है। तो एक मेरा जब ये हो गया, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, बायोमटेरियल पूर्णतः और आंशिक रूप से जैविक स्रोतों से प्राप्त होता है, तो ये दूसरा मेरा सही है। बायोमटेरियल का उपयोग केवल नए मैन्युफैक्चरिंग में सिस्टम में ही संभव है, तो ये सही नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा ए, ओनली 2। ओके, आगे बढ़ते हैं आज का। तो अगला मुद्दा है कि इसरो कॉल फॉर प्रपोजल फ्रॉम इंडियन साइंटिस्ट टू एनालाइज डाटा फ्रॉम आदित्य एल1।
ठीक है? क्या कह रहा है कि आपका खबर क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो इसरो है, इसरो के बारे में आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि कब इसका स्थापना हुआ था, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपका 1969 में, ठीक है? तो ये आप याद रखिए और बाकी ए टू ज़ेड मैं पीछे के क्लास में द हिंदू में ही मैं पढ़ाते आया हूँ, तो जो भी नए हैं लर्नर तो प्लीज़ आप जाकर वहाँ पे आप पीछे वाले मेरे जो क्लास हैं, 2-3 क्लास पहले का वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। क्या है कि इसरो ने क्या किया है कि आदित्य एल L1 जो है सौर मिशन से प्राप्त वैज्ञानिक डेटा के विश्लेषण के लिए भारतीय वैज्ञानिकों और शोध संस्थानों से प्रस्ताव जो प्रपोजल है आमंत्रित किया है। यह प्रक्रिया जो है क्या है आपका अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी AO के तहत की मतलब जारी किया गया है, ठीक है? यही खबर में है। ये क्या दर्शा रहा है आपका ये दर्शाता है कि आदित्य L1 मिशन अब ऑपरेशनल साइंस फेज में प्रवेश कर चुका है। तो पहले तो जानते हैं आदित्य L1 मिशन है क्या? देखिए आदित्य L1 मिशन जो है ना भारत का पहला सोलर मिशन है जिसको आपका समर्पित सोलर मिशन कहा गया है और ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था आपका कब किया गया था? 2023 में किया गया था। आपका उद्देश्य क्या था? सूर्य और उसके वातावरण जैसे कोरोना हो गया, सोलर फ्लेयर्स हो गया, सोलर विंड हो गया, उसका क्या है स्टडीज़ करने के लिए ये आपका आदित्य 11 को प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया है? मिशन का जो विवरण देते हैं हम लोग, प्रक्षेपण किया गया था आपका 2 सितंबर 2023 को और ये ल ल लैग्रेंज पॉइंट जो है L1 जो है, वहाँ पे किया गया है। ये क्या है? सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट 1 पे, ठीक है? जैसे यहाँ पे क्या है कि आपका पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो इसके जो पॉइंट है ना, ये L1 पॉइंट पे आपका किया गया है कि ये अवलोकन करेगा, ठीक है? नज़दीक में नहीं है, ऐसा नहीं है कि सूर्य के पास वहाँ पे तो ये आपका जल का भस्म हो सकता है, ठीक है? पृथ्वी से लगभग कितना है आपका 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पर ये L1 पॉइंट है, ठीक है? L1 पर पहुँचने की तिथि जो 6 जनवरी था, मतलब आपको 2024 में, वो 127 दिन के बाद पहुँचा वहाँ पे। और ये ऑब्जर्वेशन क्या करेगा? तो सूर्य का निरंतर अवलोकन करेगा, इक्लिप्स को और ऑकुलेशन को से मुक्त होगा, ठीक है? L1 जो लार्ज आपका जो आपका लैग्रेंज पॉइंट जो है, इसका महत्व क्या है? पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का संतुलन है, ठीक है? वहाँ गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण का संतुलन है और सैटेलाइट का स्थिर और निरंतर सूर्य अवलोकन का संभव बनाता है ये। स्पेस वेदर इवेंट्स का अर्ली वार्निंग संभव भी है, ठीक है? तो ये इसका L1 पॉइंट का महत्व रखता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले देखते हैं जो अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी जो किया गया कहा गया ना एओ वो है क्या? अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी जो होता है एक वैज्ञानिक अनुसंधान पहल है जिसमें कोई संगठन या एजेंसी जैसे इसरो नासा हो गया शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों से विशेष विषय पर प्रस्ताव आमंत्रित करती है, यही होता है एओ। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही पूछता है कि अभी हाल ही के दिन चर्चा में हाल ही में अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, तो दे देगा कि ये आपका G20 सम्मेलन में हुआ था, आपका आपका ब्रिक्स के से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। ये आपको ऐसे करके दे सकता है, तो ये आप याद रखिएगा कि ये किससे संबंधित होता है? मतलब वैज्ञानिकों से विशेष विषय पर प्रस्ताव आमंत्रित करने का एक ये वो है, तो ये आप याद रखिएगा, ओके? अनाउंसमेंट और अपॉर्चुनिटी का उद्देश्य क्या होता है? जैसे क्या होता है कि सौर विज्ञान समुदाय में सहभागिता बढ़ाना होता है। वैज्ञानिक लाभ अधिकतम करना होता है। जैसे मिशन के अद्वितीय डेटा से शोध और डिस्कवरीज की ये मतलब करता है आपका और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स का काम करता है के रूप में भी पात्र भारतीय वैज्ञानिक आवेदन कर सकते हैं, ये बता रहा है और डेटा का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि प्रस्ताव का महत्व क्या है? का महत्व क्या होगा इससे? कि ओपन साइंस को बढ़ावा मिलेगा। इसरो पहली बार आदित्य L1 के मिशन डाटा को व्यापक वैज्ञानिक समुदाय के लिए खोल रहा है, ठीक है? विश्वविद्यालय, IIT, IISc जो बेंगलुरु है और शोध जो संस्थान है वो लाभान्वित होंगे और दूसरा क्या होगा हमारा भारत के स्पेस जो साइंस इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगा। केवल सैटेलाइट लॉन्च तक ही सीमित नहीं रहकर अब क्या होगा डेटा आधारित अनुसंधान, पब्लिकेशन और इनोवेशन को भी ये बढ़ावा देगा।
स्पेस में वेदर प्रिडिक्शन में भी सुधार आएगा, जैसे सोलर स्टॉर्म, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म को बेहतर पूर्वानुमान लगाया जाएगा और जीपीएस सैटेलाइट कम्युनिकेशन और पावर ग्रिड को भी सुरक्षा में मदद मिलेगी। ओके, अगला हम लोग बढ़ते हैं, क्या महत्व रखता है ये? चौथा जो है वास्तविक मानकों के अनुरूप होगा, जैसे नासा हो गया, आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी जैसी स्पेस एजेंसी से पहले से ही ये मॉडल अपना रही है, ठीक है, अपनाती आ रही है। तो इसरो का यह कदम ग्लोबल साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी को भी ये बढ़ाता है। अब क्या है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्व क्या है? सोलर कोरोना जो है ना, और सोलर के एक्टिविटी के बेहतर समझ हम लोग को आएगा। स्पेस वेदर प्रेडिक्शन हम लोग लगा सकते हैं। टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट के लिए डाटा भी हम लोग को पर्याप्त रहेगा। ग्लोबल सोलर रिसर्च में भारत का योगदान भी बढ़ेगा और जिससे क्या होगा, साइंटिफिक कोलैबोरेशन और रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग भी ये क्या है, होगा। अब हम लोग इसका एमसीक्यू देखते हैं आपका। तो आदित्य L1 मिशन का लैग्रेंज पॉइंट जो L1 है पर होने का महत्व क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या है, सूर्य का निरंतर अवलोकन करना संभव रहेगा क्योंकि वहाँ का गुरुत्वाकर्षण जो है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य का संतुलन है वहाँ पे। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला हम लोग जो चलते हैं, अगला जो हमारा कह रहा है आपका कि सीसीआई जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आपका प्रोब आपका क्या है कि टाटा और टाटा या स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, ब्रिचेड एंटी ट्रस्ट आपका लॉ, ठीक है, क्या कर रहा है कि सीसीआई ने जो स्टील कंपनियों के खिलाफ एंटी एंटी ट्रस्ट उल्लंघन की पहचान किया है। क्या है कि ये कंपनियां जो है ना, टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, सेल हो गया, अन्य 25 कंपनियां क्या कर रहा है कि आपका ये जो एंटी ट्रस्ट लॉ है ना, उसका उल्लंघन कर रहा है। स्टील की कीमतों में सहयोग जैसे प्राइस जो कोलिजन है कर भारतीय प्रतिस्पर्धा कानून कंपटीशन एक्ट 2002 का उल्लंघन कर रहा है। समय अवधि क्या है कि 2015 से 2023 तक ये समय अवधि है। सीसीआई की जांच का इतिहास क्या है कि जी देखिए कैसे क्या कह रहा है कि 2021 में ये शुरुआत किया बिल्डरों के आरोप पर कि कुछ कंपनियां स्टील की आपूर्ति सीमित कर कीमतें बढ़ा रही हैं। मतलब क्या कर रहा है कि आपूर्ति क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और ये क्या है, जैसे एक तरह से आपका क्या होता है, ब्लैक कर रहा है, ठीक है, आपका ब्लैक कर रहा है, मतलब ये अपने रख रहे हैं और आपूर्ति नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। मांग कर तो रहे हैं कंपनी वाले, मतलब जो कुछ कंपनियां, लेकिन स्टील कंपनी क्या कर रहे हैं, स्टील की मांग को रोक दे रहे हैं, पूर्ति नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, सीमित कर कीमतें बढ़ा दे रही हैं। 2022 क्या है कि कुछ छोटी स्टील कंपनियों पर छापामारी की गई है। जांच का विस्तार 31 कंपनियों, उद्योग समूह और दर्जनों अधिकारी इसमें पकड़ा गया। परिणाम क्या है निकला कि सीसीआई ने पाया कि कंपनियों का व्यवहार है जो कंपटीशन एक्ट के खिलाफ है और कुछ अधिकारी इसके जिम्मेदार ठहराए गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न था कि देखिए, ये हमारे लिए काम नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन इससे क्या हमें निकला कि आपका सीसीआई के बारे में जो हम लोग पढ़ना चाह रहे थे, वो हमें जानकारी आज इसको इससे क्या होगा, कनेक्ट किया मैं आपका जो सीसीआई से, ठीक है? तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट आपका बॉडी है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं सीसीआई के बारे में। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या है कि पूरा नाम इसका क्या है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, और इसका स्थापना जो हुआ था आपका 2000 में, कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका नई दिल्ली में, ये याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत में स्वस्थ आपका प्रतिस्पर्धा जैसे हेल्दी कंपटीशन सुनिश्चित करना, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को रोकना है, ठीक है। इसको कानूनी ढांचा जो है आपका सीसीआई का, तो क्या है, कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत ये अपना कानूनी अधिकार प्राप्त करता है, और मुख्य प्रावधान क्या है कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स हो गया, कार्टेल्स और प्राइस कोलिजन को रोकना है। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को भी, किसी कंपनी का मार्केट डोमिनेंस का गलत उपयोग नहीं किया जाए, ये भी देखना है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन जैसे मर्ज हो गया, एक्विजिशन हो गया, से प्रतिस्पर्धा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको भी ये क्या करता है, देखता है।
अब इसका क्या है, शक्ति क्या है, मतलब पावर क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, किसी भी कंपनी के मार्केट प्रैक्टिस की जांच ये कर सकता है, ऑर्डर और पेनल्टीज भी ये लगा सकता है। जैसे एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस के लिए कंपनियों और अधिकारियों को दंड ये दे सकता है। सिफारिश क्या कर सकता है, पॉलिसी और नियमों में सुधार के लिए सरकार को ये सुझाव भी दे सकता है। और आपका सीसीआई के कार्य क्या है, तो कार्टेल डिटेक्शन, मतलब के प्राइस फिक्सिंग, मार्केट एलोकेशन आदि की पहचान करना है, और कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना है, तो प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कर उपभोक्ताओं को उचित मूल्य में, मतलब क्या है कि आपका वस्तुओं को पहुंचाना है, ठीक है। मार्केट ओवरसाइट, जैसे एम एंड ए है, डोमिनेंस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पर निगरानी ये रखेगा। तो ये इसका क्या है, आपका कार्य हो गया सीसीआई का। ठीक है, अगला पे हम लोग चलते हैं। अगला मुद्दा मेरा क्या कर रहा है कि सेबी मल्स न्यू नॉर्म्स फॉर शेयरिंग प्राइस डाटा। क्या है कि ये सेबी ने अभी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए शेयर डाटा जो है शेयरिंग की है। क्या है कि शैक्षिक उद्देश्य के लिए शेयर प्राइस डाटा को 30 दिन टाइम लैग के साथ आपका साझा करना है। टाइम लैग होता है ना कि आपको एक टाइम दिया गया है, उसके अंदर ही, मतलब ये क्या है कि इसका अर्थ होता है कि डाटा को साझा करना होता है, डाटा आप देख सकते हैं टाइम लग के से। ओके, मौजूदा नियम क्या है कि डेटा एजुकेशन डेटा जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक डे का वन डे का ही लैग पर मिलता है। और उपयोग करने की सीमा जो है 3 महीने की टाइम लग है, लेकिन अब क्या कह रहा है, 30 दिन का आपका टाइम लग दे दिया गया है। ओके, तो ये प्रस्ताव है। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है, आपका स्टेक होल्डर का फीडबैक है कि वन डे बहुत छोटा होता है, जिससे क्या होता है, मिसयूज का जोखिम हो जाता है, और 3 मंथ बहुत लंबा हो जाता है, जिससे क्या हुआ, शिक्षण सामग्री पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, सेबी की सोच क्या है कि 30 डे जो है अब पर्याप्त है, शैक्षिक उपयोग सुरक्षित और प्रासंगिक बना रहेगा। महत्व क्या है आपका, तो शिक्षण और अनुसंधान, जैसे फाइनेंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टॉक मार्केट स्टडीज में मदद ही करेगा। मार्केट डाटा मिसयूज रोकना होगा, आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इनसाइडर मिसयूज से भी ये बचाव करेगा। और डाटा रिविलेंस जो होगा, छात्रों को प्रासंगिक और अप टू डेट डाटा मिल सकेंगे। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड क्या है, तो ये देखिए कुछ नहीं है, मतलब ये जो डाटा है ना, ये डाटा जो साझा करता है ना, टाइम लैग जो देता है, कि आप जो एजुकेशन में मतलब बता सकते हैं कि क्या है, डाटा है जो आप ले सकते हैं। बाकी क्या है कि 30 दिन तक ये डाटा रहेगा, बाकी आपका हटा देगा। पहले क्या था, एक दिन का ही डाटा देते थे, जिससे क्या होता था कि आपका ये मिसयूज भी हो सकता था। अब क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड को हम लोग को पढ़ना है, ऑफ इंडिया को पढ़ना है, जिसको सेबी बोला जाता है। तो ये क्या करता है, भारत के कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। स्थापना कब हुआ था, 1988 में एक अधिनियम के तहत। प्रारंभ में 1992 में कानून के तहत क्या हुआ, आपका ये पूर्ण शक्ति इसको मिल गया, जिसको सेबी एक्ट 1992 कहा जाता है। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि सीसीआई का मुख्यालय कहाँ था, आप ये देख लीजिएगा कि ये भी याद रखिएगा कि नई दिल्ली में है, लेकिन सेबी का मुख्यालय कहाँ है, आपका मुंबई में। तो इस तरीके से भी आपको छोटे मतलब पीसीस में भी पूछ देते हैं। ठीक है, सेबी का उद्देश्य क्या है, तो इन्वेस्टर का संरक्षण, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट। ठीक है, क्या है, सुरक्षित और पारदर्शी मार्केट सुनिश्चित करना, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो है आपका सिक्योरिटी मार्केट को सुनिश्चित करना। मार्केट डेवलपमेंट, जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, डेरिवेटिव मार्केट्स का विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। सेबी का कार्य क्या है, तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन करना, जैसे क्या है, इन्वेस्टर को सुरक्षित करना है। फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस करना, जैसे स्टॉक मार्केट में अनुचित प्रैक्टिस को रोकना है। आपको मार्केट डेवलपमेंट करना, जैसे नया प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से मार्केट को बढ़ावा भी देने का इनका क्या है, कार्य है। और एजुकेशन एंड रिसर्च जो है, छात्रों और रिसर्च के लिए मार्केट डाटा को उपलब्ध कराना। देखिए यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये आखिर मुद्दा क्या है। तो यही मुद्दा है कि आपको मार्केट डाटा के लिए ना, जो है ना, रिसर्च और छात्रों को रिसर्च के लिए मार्केट डाटा उपलब्ध कराना, यही है एजुकेशनल जो आपका टाइम लैग जो था आपका 30 डे का, यही प्रस्ताव अभी से भी मतलब दिया है। आगे क्या है हमारा जो आज का एमसीक्यू है कि एसएबी के किसके लिए जिम्मेदार है, तो ये क्या है, आपका कैपिटल मार्केट रेगुलेशन एंड इन्वेस्टर जो प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सेबी का स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो किस अधिनियम के तहत, तो हम लोग अभी पढ़े हैं, सेबी एक्ट आपका
1992 का, जो 1988 के तहत स्थापना हुआ था और SEBI एक्ट 1992 के तहत ये पूर्ण शक्ति प्राप्त हुआ था। तो आज का आपका सेशन कैसा लगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमारा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी माँगों को भी रखिएगा। मैं आपको लिए जो भी आपकी माँग रहेगा मैं उसको पूर्ति करने की कोशिश करूँगा और हमारा जो एनसीईआरटी का कल नहीं बैच आ पाया था क्योंकि कुछ टेक्निकल फ़ॉल्ट हो गया था, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा और हमारा पॉलिटी का जो एमसीक्यू है वो आपका जारी है, तो आप जाके देख सकते हैं पॉलिटी का एमसीक्यू अभी चल रहा है। और कल का टॉपिक बहुत ही आपका मज़ेदार था आपका जिनको भी पंचायती राज और नगर पालिका से कुछ भी दिक्कत आती है प्रश्नों में, तो आप जाके देख सकते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका जो थोड़ा एमसीक्यू करवाने का तरीका थोड़ा अलग है, आप जाके देख सकते हैं क्लास में कि हाँ, कैसे है ये। और बाकी मैम का भी क्लास आया है जेपीएससी का और वो जेपीएससी का पीवाईक्यू करवा रहे हैं और आपकी जैसी माँग रहेगा, आप वहाँ पे माँग कीजिएगा, मैम आपकी माँग को भी पूर्ति करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।